अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुर्बत की वजह से मैं प्राइमरी स्कूल ना जा सका, लेकिन जैसे तैसे पढ़कर मिडिल स्कूल में दाखिल हो गया। अब हालात ये थे कि घर के अखराजात के लिए स्कूल की कैंटीन में भी काम करता और साथ में लोगों के जूते पॉलिश करके चंद पैसे कमाता और स्कूल में भी पढ़ता। अगर आप वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि जूते पॉलिश करने वाले के हाथ काफ़ी मैले होते हैं और खासकर नाखूनों के दरमियान पॉलिश की स्याह रंगत रच बस जाती है। अब चूंकि मजबूरी और गुर्बत थी, इसलिए जो भी कर लें नाखून साफ ही नहीं होते थे। खैर, स्कूल में पहला दिन था और पहला दरस रियाजी का था। क्या रोब दाब वाला उस्ताद था। आते ही बोला कि अपनी नशिस्त पर खड़े होकर अपने नाखून दिखाएं। अब चूंकि मैं बाकी बच्चों से काफ़ी बड़ा था तो क्लास के आखिर में मेरी नशिस्त थी। उन्होंने क्लास के आखिर से ही देखना शुरू किया। मेरे हाथ और नाखून देखते ही बोले, बेवकूफ़, ये क्या हाल है। ये वाकया मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। फिर मुझे कानों से पकड़कर मुझे एक तरह से घसीट कर जमात के सामने ले आए और मेरे हाथों को उठाकर बोले, देखें इन हाथों को, ऐसा लगता है इन पर कभी पानी नहीं लगा। उस वक़्त अगर वो मुझे मार डालते तब भी शायद इतनी तकलीफ ना होती। फिर उन्होंने मुझे मज़ीद निशाना बनाते हुए कहा, जाओ और तख्ता स्याह पर लिखे हुए सवाल को हल करो। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन बेइज्जती की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने डांट कर मुझे बैठने को कहा और फिर कहा, तुम कभी भी कुछ नहीं बन सकते, जाओ भेड़ बकरियां चराओ, ये पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बैठ गया और फिर सर नीचे रखकर सिसकियों से रोना शुरू किया। अगला सबक तुर्की ज़बानों अदबियात का था। मुअल्लिम के आते ही मुझे हजूर अकरम का वो कौल याद आ गया कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो और उनकी मुश्किलात कम करो और उनसे मोहब्बत करो, नफ़रत नहीं। उनके मेहरबान अल्फाज, उनका नरम लहजा और उनकी मुशफ़िकाना मुस्कुराहट सब दिल में बस जाने वाली थी। खैर, दरस के आखिर में उन्होंने कहा, आज घर जाकर अपने आज के अच्छे और बुरे तजर्बे के बारे में लिखें, ताकि आप नागवार यादों से जान छुड़ाएं और खुशगवार को अपनी यादों में बसा सकें। उस रात घर जाकर मैंने आज की नागवार याद कागज़ पर मुंतकिल की तो मेरे आंसू भी कलम के साथ रवां हो गए और मेरे आंसू भी उस वक़्त ही रुके जब मेरा कलम भी रुक गया। ये कागज़ फिर मैंने अपने बस्ते में तय करके रख लिया। अब क्या हुआ कि तकरीबन एक हफ्ता बाद उसी तुर्की ज़बान के मुअल्लिम ने मज़मून नवीसी के एक मुकाबले का ऐलान किया, साथ ही ये भी कि जीतने वाले को नकद इनाम दिया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये मुकाबला जीत जाऊं। मेरी पतलून में सुराख थे और मेरे जूते फटे हुए और ऊपर से ईद भी नज़दीक। सोचने लगा कि अगर मुकाबला जीतूं तो ईद से कबल ही ईद हो जाए। उस्ताद ने कहा कि अपना मजमून लिख कर मुझे जमा कराना है। मेरा तो पहले से लिखा हुआ था, वही मैंने बस्ते से निकाल कर उनको दे दिया। वो पढ़ते गए और रोते गए। मजमून ख़त्म करके पूछा, प्यारे बेटे, क्या ये वारदात तुम पर इसी जमात में गुजरी है। मैंने इस बात में सर हिलाया तो मज़ीद रोने लगे। फिर आंसू साफ करते हुए क्लास से मुखातिब हुए, बच्चों, आपको पता है मैं क्यों रो रहा था, क्योंकि अदबियात का ये असूल है कि जो तहरीर रोते हुए लिखी गई हो उसको पढ़ते हुए ज़रूर रोना आता है। बहरहाल उन्होंने वो तहरीर भेज दी और मैं वो मुकाबला जीत गया। इससे इतने पैसे मिले कि मैं जूते खरीद सका, लेकिन पतलून उसी हस्ता हालत में थी। खैर, एक हफ्ते बाद उसी मुअल्लिम ने मुझे एक पतलून तोहफे में ला कर दी। ऐसा लगा जैसे उसने सारे जहां की दौलत मेरी झोली में डाल दी हो। उस एक पतलून से उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई, मुझे उनके मजमून से मोहब्बत हो गई और मुझे उनकी कही हुई हर बात से मोहब्बत हो गई।